नमस्कार, मैं हूं जगदीश प्रकाश। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया लाइव। टीएफडी इंडिया लाइव में आप सभी का स्वागत है। ओबीसी एक पिछड़ा वर्ग यानी एक पिछड़ा वर्ग सन 1991 में अस्तित्व में आया एक वर्ग है, पर इसमें आने वाली जातियां गरीबी और शिक्षा के रूप में पिछड़ी होती हैं। यह भी सामान्य वर्ग का भाग हैं। जो जातियां वर्गीकृत करने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रयुक्त एक सामूहिक शब्द है। इसी मुद्दे पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री श्यामगिरी जी। सर नमस्कार। नमस्कार जगदीश जी। मेरा पहला सवाल है सर, सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को बड़ा झटका देते हुए राज्य की ओबीसी लिस्ट में 77 जातियों को शामिल करने के मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से इन जातियों को ओबीसी लिस्ट में शामिल करने के लिए किए गए सर्वे और उनके पिछड़ेपन के आंकड़े मांगे हैं। इस मामले में आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं सर। देखिए जगदीश जी, यह आरक्षण का मामला बहुत पेचीदा होता जा रहा है हमारे देश के अंदर। सिर्फ पश्चिम बंगाल से इसे नहीं जोड़ सकते, इसे बिहार से भी देखना पड़ेगा और इसे महाराष्ट्र से भी जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि महाराष्ट्र में भी मनोज जारंगी पाटिल जो आरक्षण को लेकर के आंदोलित है, वह ओबीसी मराठा को ओबीसी में कन्वर्ट करने के लिए बोल रहे हैं कि आप या तो ओबीसी में कर दीजिए, हम लोग को कन्वर्ट कर दीजिए, या तो आप हमारे लिए आरक्षण दे दीजिए। हर कोई आरक्षण मांग रहा है और संविधान के तहत मांग रहा है आरक्षण। आप किसी को भी क्या नाम है कि इससे नज़रअंदाज नहीं कर सकते किसी के इस मुद्दे से। अब बिहार में नीतीश कुमार ने जाति जनगणना कराई। जाति जनगणना महागठबंधन में, इंडिया गठबंधन में रह करके उन्होंने करवाई। जाति जनगणना करने से बिहार के अंदर कई जातियां निकली हैं। अब ऐसी ऐसी जातियां निकल गई हैं कि उस जाति अब इसे देखिए, इसका सीधा कनेक्शन सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट से भी होता है कि जो कोटे में कोटा आप ही ने प्रोग्राम किया था, मैंने उसमें विस्तार पूर्वक उस चीज़ को आपके दर्शकों को मैं बताया था। अब दलित है, दलित में बहुत से लोग हैं कि वह सक्षम है, हर चीज़ से बहुत अच्छा है, वो 10 लोगों को रोजगार देने लायक भी हैं। लेकिन उसी दलित में ऐसे भी हैं जो खाने के मोहताज हैं। तो आरक्षण जो 10 लोगों की कैपेसिटी है खिलाने को, जिसकी उसे ज़रूरत है, या जो खुद खाने के लिए मोहताज है उसे आरक्षण की ज़रूरत है। तो यही कोटे में कोटा का मतलब यही हुआ कि उस कोटे में कोटा मतलब जो जिसे आरक्षण की ज़रूरत है उसे हम आरक्षण नहीं देंगे, जिसे आरक्षण की ज़रूरत है उसे आरक्षण की ज़रूरत देंगे। बिहार में नीतीश कुमार ने जाति जनगणना करने के बाद में 15% आरक्षण को बढ़ा दिया, 65% कर दिया। अब उस 65% पे करने पे भाई पटना हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट आए, सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया, कहा कि नहीं, हम 65% नहीं दे सकते। चूंकि जाति जनगणना कराने के बाद यह केंद्र का मामला है कि अब उसे 9वीं अनुसूची में डाले या उसके लिए कोई रास्ता निकाले। 9वीं अनुसूची में डालने से 65% आरक्षण दे सकते हैं वह। अगर केंद्र की सरकार चाह दे तो 75% आरक्षण दे सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी उस पर रोक नहीं लगा सकता है। लेकिन आरक्षण की जरूरत है किसे? कोई दलित से है या कोई SC ST से है, चाहे आदिवासी समाज से आता है या किसी समाज से है। क्या आदिवासी जो है शहरों में रह रहा है और वह बहुत अच्छे पोस्ट पे है, बहुत अच्छी इनकम है, बहुत अच्छा कारोबार कर रहा है, उसे आरक्षण की ज़रूरत है, उसे 5 किलो फ्री अनाज की ज़रूरत है? या गांव में जो खाने के मोहताज है, रोजगार से त्रस्त है, महंगाई मार उसे पड़ रही है, उसे आरक्षण की ज़रूरत है? तो यह आरक्षण का मुद्दा इस सरकार को ले डूब रहा है। क्या ना कि यह आरक्षण का मुद्दा सिर्फ पश्चिम बंगाल में नहीं, वही जो आपको मैं नीतीश कुमार की बात बताया, उसी नीतीश कुमार के तर्ज पे ममता बनर्जी भी पश्चिम बंगाल में देना चाहती है लोगों को आरक्षण। लेकिन उसके आड़े यह कोटा आ रहा है। जाति जनगणना जब तक नहीं होगी यह कर नहीं सकते, किसी को दे नहीं सकते। हर सरकारी क्षेत्रीय हो, पार्टियां हो या केंद्र की
पार्टियां केंद्र में दो सबसे बड़ी पार्टी है भाजपा और कांग्रेस, यही दो है मुख्य रूप से जो पूरे देश में चुनाव लड़ती हैं, बाकी कोई तो है नहीं ऐसा। अब छोटी छोटी पार्टियां अब फिर बड़ी बनने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन आम जनता से जुड़ा हुआ यह जो मुद्दा है, यह आरक्षण का मुद्दा अब सरकार के गले का फांस बनता जा रहा है, और सिर्फ सरकार के गले का नहीं, इन क्षेत्रीय पार्टियों के भी गले की फांस बन रही है। अब कांग्रेस यह कर रही है, 2024 लोकसभा चुनाव में भी कही कि पूरे देश में जाति जनगणना करना जरूरी है। यह देश 140 करोड़ आबादी का हो गया है, चाइना से ऊपर आ गया हमारा देश, विश्व का सबसे नंबर 1 देश हो गया है आबादी में हुआ है। लेकिन प्रति व्यक्ति आय में बांग्लादेश जो वहाँ के प्रधानमंत्री को चोरी छिपे जान बचा के भागना पड़ा, वह हमसे बेहतर है, उससे कम हमारे देश के प्रति व्यक्ति की आय है। तो बांग्लादेश का यह हाल हुआ तो हमारे देश का, वो बातें अलग की बात है, वह मैटर ही अलग चला जाएगा, हम लोग इसी आरक्षण पे ही रहेंगे। लेकिन एक उदाहरण, इसे नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता। तो जो बेरोजगारी छा रही है, यह इसीलिए छा रही है कि जिसे नहीं मिलना चाहिए उसे मिल जा रहा है, और जिसे मिलना चाहिए उसे नहीं मिल रहा है। इसका एक ही सोल्यूशन है, जाति जनगणना, जिसकी राहुल गांधी मांग कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी को कराना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यह चीज़ कराएगी नहीं, यह मैं पूरे विश्वास के साथ और होशो हवास में कह सकता हूं। क्योंकि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी जाति जनगणना कराने के पहले उसे यह सोच लेना पड़ेगा कि जैसे जनसंघ का नाम बदल के हमको भाजपा करना पड़ रहा, वैसे अब भाजपा का नाम बदल के कुछ और करना है, यह पहले इसका प्लानिंग कर लेगी, तभी जाति जनगणना कराएगी। क्योंकि इसका हिंदू मुस्लिम उसके बाद खत्म हो जाएगा। जी जगदीश जी। जी सर, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल मेरा है सर, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों की सरगर्मी के बीच शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे ने बड़ा दांव खेला है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि अगर पीएम मोदी मराठा और धनगर समाज का हल निकालते हैं तो उनकी पार्टी के सभी सांसद पीएम मोदी के कदम का समर्थन करेंगे। ठाकरे ने कहा कि पीएम मोदी ही आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% को बढ़ा सकते हैं। क्या ठाकरे का यह दाव सही है? देखिए, उद्धव ठाकरे शुरू से यह बातें कहते आ रहे हैं। जब वह इंडिया गठबंधन में नहीं थे तब भी उनका इस स्टैंड को लेकर के यह रुख रहा है उद्धव ठाकरे का। और उद्धव ठाकरे एक हिंदुत्व को लेकर के चलने वाले थे, लेकिन अब ऐसे गठबंधन में है कि जो गठबंधन हिंदुत्व का न तो विरोध करता है न तो उसका प्रचारक है। सबसे बड़ी चीज़, अब जिस संगठन में इंडिया गठबंधन में है, तो इंडिया गठबंधन के घटक दल जो हैं उद्धव ठाकरे के उस समय साथ थे जब उद्धव ठाकरे के साथ कोई भी नहीं था। उनके साथ रहने वाले, उनके पीठ में छोड़ा घोंप दिए थे, वही उनसे दूरियां बना करके रहने वाले उनके साथ खड़े हो गए थे उस समय। तो उद्धव ठाकरे इस चीज़ को समझते हैं, और जिस आरक्षण की बात हो रही है इसका पक्षधर रहे हैं उद्धव ठाकरे। शिवसेना गुट या पक्षधर रहा है, और इसका पक्षधर अब इंडिया गठबंधन भी बनता जा रहा है। जिससे देखिए, अभी आपके पहले सवाल के जवाब में भी मैंने उसी आरक्षण का बात कहा, और फिर वहीं पे वही तार यहाँ जुड़ गया मनोज जारंगे पाटिल से। मनोज जारंगे पाटिल का आंदोलन महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। अब भारतीय जनता पार्टी के साथ जो एकनाथ शिंदे और अजीत पवार यह आए हैं, जो उद्धव ठाकरे के ही पीठ में छोरा घोंप करके एकनाथ शिंदे आए, और शरद पवार के पीठ में छोरा घोंप करके उनके भतीजे अजीत पवार आ गए। और इन दोनों को भ्रष्टाचारी और आरोपी कह रही थी भारतीय जनता पार्टी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं कह रहे थे कि इन्हें जेल में डाल करके चक्की पिसवाऊंगा, और इनके पास आ गए तो वो सदाचारी हो गए। अब जब उद्धव ठाकरे जो सीएम थे, तकरीबन 3 साल से कुछ कम थे, क्या ना कि 27 महीने के करीब थे सीएम थे, 27 महीने थे, तब तो ऐसी कोई बात नहीं आई थी। एकनाथ शिंदे आने के बाद में क्या नाम है कि मुश्किलें बहुत ज़्यादा एकनाथ शिंदे की बढ़ गई हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे के लिए मनोज जारंगे पाटिल बहुत घातक साबित अब हो रहे हैं। वह मनोज जारंगे पाटिल मराठा अस्मिता से आते हैं, और एकनाथ शिंदे भी मराठा ही हैं। तो अब मराठा सीएम रहते हुए मराठा को अगर नहीं दे सकता है, और एकनाथ शिंदे नरेंद्र मोदी के
ऐसे एक सूत्रधार हैं कि बगैर एकनाथ शिंदे के मोदी अब चल नहीं सकते। महाराष्ट्र के अंदर वजूद नहीं बचेगा। एकनाथ शिंदे ने ही संभाल रखा है, और एकनाथ शिंदे के साथ लोकसभा सांसद भी जीत करके आए हैं, तो केंद्र में भी उनका सपोर्ट बढ़ा है। एकनाथ शिंदे को किसी भी रूप में वह दूर नहीं होने देना चाहेंगे, भले अजीत पवार को वह अपने से दरकिनार कर दें। तो ऐसे माहौल में अगर एकनाथ शिंदे मराठा को आरक्षण नहीं दिला पाते हैं, तब महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे वोट मांगने के लायक नहीं रह जाएंगे। वैसे ही लोग गद्दार शब्द से उनको नवाज रहे हैं और उनको वोट नहीं दे रहे। अभी देखिए, कुछ ही दिन पहले शरद पवार गए थे, एकनाथ शिंदे से मिलने के लिए गए थे, इसी मराठा आंदोलन के तहत गए थे मिलने के लिए। अब अगर या तो उन मराठा को ओबीसी में आप कन्वर्ट कर दीजिए, वह खुश हैं। उनका दो ही है कि या तो हमें आरक्षण दे दीजिए या ओबीसी में कर दीजिए। वह ओबीसी में कर रहे हैं तो ओबीसी वाले नाराज हो रहे हैं, ओबीसी का आरक्षण काट करके उधर दे नहीं सकते हैं, इन्हें आरक्षण दे रहे हैं तो वह नाराज हो रहे हैं। अब किसे खुश करे और किसे नाराज करे, इस चक्कर में एकनाथ शिंदे पीस रहे हैं। और अब तो चंद दिनों की बात है जगदीश जी, अक्टूबर महीने में चुनाव हो जाएगा। अक्टूबर में चुनाव हो जाएगा, नवंबर में परिणाम आना है। नवंबर महीना इस देश के लिए एक ऐसा तस्वीर होगा कि इस देश का दशा और दिशा तय करने वाला महीना होगा 2024 का नवंबर महीना। जी जगदीश जी। जी सर, अगला मेरा सवाल है, लोकसभा चुनाव 2024 के पहले जनता दल यू एमपी विधानसभा का चुनाव भी लड़ना चाहती थी, पर भाजपा ने जेडीयू को साफ कहा कि मध्य प्रदेश में हमारा गठबंधन नहीं है, अकेले लड़ना चाहें तो लड़ सकते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान भी जेडीयू गठबंधन के स्तर पर चुनाव लड़ना चाहती थी, तब भी भाजपा के रणनीतिकारों ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जेडीयू के साथ भाजपा का गठबंधन नहीं है। भाजपा ऐसा क्यों कह रही है, इस पर आपकी क्या राय है? मैं आपका सवाल नहीं समझा, फिर एक बार बताइए। सर, मेरा सवाल ये था कि लोकसभा चुनाव 2024 के पहले जनता दल यू एमपी विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहती थी, पर भाजपा के जेडीयू को साफ कहा कि मध्य प्रदेश में हमारा गठबंधन नहीं है, अकेले लड़ना चाहें तो लड़ सकते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान भी जेडीयू ने गठबंधन के स्तर पर चुनाव लड़ना चाहती थी, पर भाजपा के रणनीतिकारों ने कह दिया कि उत्तर प्रदेश में जेडीयू के साथ भाजपा का गठबंधन नहीं है। भाजपा ऐसा क्यों कह रही है, इस पर आपकी क्या राय है? अब देखिए, इसे ही कहते हैं आज तेरी बारी कल मेरी बारी, दोनों बारी बारी। अब नीतीश कुमार झारखंड में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। अब इनके पास शब्द नहीं है कहने के लिए, जवाब देने के लिए, क्योंकि यह जब मध्य प्रदेश में वह मांगे तो इन्होंने दिया नहीं, और यूपी में मांगे तो भी नहीं दिया इन्होंने, लोकसभा चुनाव में भी इन्होंने नहीं हिस्सा दिया। कहा कि आपसे बिहार में गठबंधन है, बिहार में हम आपको सपोर्ट देंगे और आपका सपोर्ट लेंगे, बाकी जगह आपका कोई अस्तित्व नहीं है। तो अब झारखंड में सरयू राय के जरिए को साथ ला करके नीतीश कुमार बिहार में झारखंड में राजनीति साधना चाह रहे हैं, और वह भारतीय जनता पार्टी के लिए घातक साबित होने जा रहा है। मतलब वह सीटें नहीं जीतेंगे तो नहीं जीतेंगे, एक ही जीतेंगे सीट, एक सीट जीतेंगे लेकिन 10 सीटों पर भाजपा को नुकसान पहुंचा जाएंगे। और अब वह जिद्दी हो गए हैं कि नहीं, मैं तो चुनाव लड़ूंगा और भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं लड़ूंगा, अकेले लड़ूंगा। अब भारतीय जनता, अब वहाँ अकेले चुनाव लड़ते हैं अगर, तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर खरमंडल और बढ़ेगा बिहार के अंदर, और जब बिहार के अंदर खरमंडल बढ़ेगा तो नीतीश कुमार को रास्ता चाहिए अब तो जाने के लिए। देखिए, एक चीज़ तो तय है और साबित हो रहा है, ये चीज़ देखने को तस्वीरें मिल रही हैं कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार बहुत बेसब्री से नवंबर महीने का इंतजार कर रहे हैं। जगदीश जी, हकीकत यह है, इन लोगों के पास बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिस मुद्दे पे यह छोड़ के जा सकते हैं साथ, लेकिन यह अब बहुत दशा और दिशा तय होगा नवंबर में। सारा श्रेय एकदम झारखंड
विधानसभा चुनाव और महाराष्ट्र हरियाणा विधानसभा चुनाव पर जाकर के केंद्रित है, वही इस देश की दशा और दिशा तय करने वाला है कि क्या मोदी कंटिन्यू करने वाले हैं या मोदी का बस समय अब समाप्त हो गया। अब इनका पीछा छोड़ दो, अब इनको कहो कि आप जाइए महाराज, बस कीजिए, बहुत हो गया। झोला उठाइए और झोला चेक करवाइए और चेक करवा के जाइए। अब देश कह रहा है कि झोला उठा के ऐसे नहीं जाने देंगे, झोला चेक करेंगे कि उसमें क्या क्या जा रहा है। क्योंकि देखिए जगदीश, पीएम केयर फंड को आसानी में मत लीजिए। पीएम केयर फंड एक बहुत बड़ा मुद्दा है, होगा इस देश के अंदर आने वाले समय में, क्योंकि पीएम केयर फंड का इतने 10-11 सालों में कोई इसका ब्यौरा नहीं मिला है देश को, कभी भी नहीं मिला। मनमोहन सिंह सरकार में हर साल इसकी ऑडिट होती थी, लोगों के सामने आता था, किसी आपदा में उससे खर्च किया जाता था, पैसे को दिया जाता था। इसी के लिए पीएम केयर फंड होता है। और इन्होंने पीएम केयर फंड का उपयोग कोरोना में नहीं किया। कोरोना में वह 150 बेड बनाया तो वह भी टूटे फूटे हो गए, 2 दिन में खसक गए वह सब कुछ, मतलब सब भगवान भरोसे ही चल रहा था इनका। तो अब जेडीयू और मोदी में बहुत हो गई। और एक चीज़ आपको और बता दूं, जेडीयू का मोदी जी के साथ सिर्फ सीटों को लेकर के और चुनाव लड़ने को लेकर के नहीं, बिहार में बहुत भारी उठक पटक चल रही है। बिहार में कब क्या परिवर्तन हो जाएगा कोई, मैं कल रात को तकरीबन 1:35-36 हो रहा होगा, मैं उस समय शिवाजी से बात कर रहा था रात को, अपने रिपोर्टर हैं टीएफडी इंडिया के, उनसे बात कर रहा था। बिहार की राजनीति बहुत एक अलग करवट ले रही है। लालू प्रसाद यादव के साथ इनकी लगातार बातें चल रही हैं और तेजस्वी यादव 15 अगस्त से जो बिहार में भारत जोड़ो यात्रा के तर्ज पे जो रैली निकालने वाले हैं पूरे बिहार के अंदर, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि चाचा अब आप कर क्या रहे हैं वहाँ, जब विशेष राज्य का दर्जा दिए नहीं, 9वीं अनुसूची में डाले नहीं, तो आप कर क्या रहे हैं। अपनी मर्जी से 9 बार पलटी मारे, एक बार बिहार के लिए पलटी मार दीजिए। अरे आपने जात भी गवाया, भात भी नहीं खाया, जब नहीं खाया तो अब अपने घर के लिए एक बार पलटी मार दीजिए, क्या जाता है। और बिहार के अंदर नीतीश कुमार, सच्चाई तो यह है जगदीश जी कि उस पर बहुत गहन चिंतन में है, विचार कर रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार की अब साख दांव पे लग गई है बिहार के अंदर। वह किस नाम पर वोट मांगेंगे, क्या कह के लोगों से वोट मांगेंगे, क्या कहें कि आपको हम यह वादे किए थे, यह ले करके आए हैं, मोदी जी हमको वादा खिलाफी कर दिए, नहीं दिए तो लोग वोट देंगे। अगर 9वीं अनुसूची में यह मोदी सरकार बिहार को उस आरक्षण को डाल देती है तो बिहार में रोजगार मिलेगा, लेकिन वहीं से मोदी सरकार की मुसीबतें शुरू हो जाएंगी। जहां बिहार को डाले वहां जाति जनगणना की बात फिर आ जाएगी कि अब आप पूरे देश में जाति जनगणना कराइए, क्योंकि जाति जनगणना की वजह से ही 65% जब आरक्षण मिल रहा है तो आप कराइए, पूरे देश को ज़रूरत है, हर राज्यों को ज़रूरत है। तो यहाँ पे मुसीबतें आ जाएंगी। अब नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी में जंग छिड़ गई है। अब झारखंड के अंदर नीतीश कुमार किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने के नहीं। और एक चीज़ और बताऊं कि उनका अब बिहार में इंटरेस्ट कम हो चला है। अब नीतीश कुमार दिल्ली की राजनीति करना चाहते हैं और अलग अलग राज्यों में चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसी संदर्भ में यह चर्चा चल रहा है कि आपने मध्य प्रदेश में आपसे सीट मांगा गया तो आपने नहीं दिया, उत्तर प्रदेश में मांगे आपने नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? जब आपके हम गठबंधन में हैं, आपको हर जगह सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्यों नहीं दिया? और अरुणाचल में जेडीयू के 6 विधायक चुन करके आए थे, 6 को भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ मिला लिया। यह जो विश्वासघात चल रहा है, नीतीश कुमार अब उसी पर नहले पे दहला चल रहे हैं। कह रहे हैं कि झारखंड में मैं अकेले चुनाव लड़ूंगा और सूर्य राय वह तुर्क के इक्का साबित होंगे भारतीय जनता पार्टी के वोट काटने के लिए। जिस तरह मायावती से दूसरों का वोट कटवा करके भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति रोटियां सेक रही थी, उस तरह सूर्य राय को इस्तेमाल करके नीतीश कुमार इनकी बेड़ा गर्क करेंगे। वोट तो काटेंगे लेकिन इन्हीं के वोट को काटेंगे और विपक्ष के लिए सत्ता मजबूत हो जाएगा। जी जगदीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे दर्शकों को विस्तार से इन सवालों के जवाब दिए और हम आशा करते हैं कि दर्शक हमारे दिए गए जवाबों से संतुष्ट होंगे। आगे ऐसे ही और कुछ खबरों के साथ हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए TFD इंडिया लाइव। नमस्कार।